नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल दीपा की बगिया पर। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर इस प्लांट की सही से केयर की जाए तो यह फ्लावर प्लांट जो है हमेशा ही फूलों से भरा रहेगा, या यूँ कह लीजिए साधारण शब्दों में फूलों से लदा रहेगा। और यह प्लांट जो है हमेशा हमेशा आपके गार्डन की शोभा बना रहेगा, आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाता रहेगा, चार चांद जो है आपके गार्डन की शोभा में लगाता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस सुंदर से दिखने वाले इस समर फ्लावर प्लांट का नाम है चंपा या प्लूमेरिया। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में इसी प्लांट की केयर और प्रोपगेशन पर बात करने वाला हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ के साथ वे मेरे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्लांट के बारे में कुछ खास जानकारी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल प्लांट है। इस पौधे को गर्मी पसंद है और सर्दियों में ये प्रायः मृत प्रायः हो जाता है, यानी कि सर्दियों में ये प्लांट अच्छे से नहीं चलता है और पूरी तरह से फुली डोरमेंट अवस्था में ये चला जाता है। तो दोस्तों, चंपा भारत में और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक बेहद ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसे अंग्रेज़ी में प्लूमेरिया या फ्रेंजीपानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक सजावटी झाड़ीनुमा पौधा है जो अपनी विशेष बनावट, सुगंधित पुष्पों के लिए जाना जाता है। इसके फूल सफ़ेद, पीले, गुलाबी रंग के होते हैं। इसके फूलों की पंखुड़ियाँ कोमल मोम जैसी चिकनी होती हैं, जो कि टहनियों के सिरों पर गुच्छों में लगती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, नीचे से टहनियाँ आ रही हैं और यहाँ पर ये गुच्छों में फ्लावरिंग इसमें हो रही है। जब इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है या फिर इसके तने को काटा जाता है किसी चीज़ से, तो इसमें से एक दूध जैसा सैप निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस सैप के कारण जो है इस प्लांट को पानी की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। हालांकि गर्मी के मौसम में पनपने वाला प्लांट है, लेकिन फिर भी ये कम पानी की अवस्थाओं को भी सहन कर लेता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में चंपा के फूलों को अत्यंत शुभ माना जाता है और इन्हें पवित्र मानकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। पूजा पाठ में यानी कि इसका काफ़ी शुभ माना जाता है इसके प्रयोग को, और कई जगह पर लेडीज श्रृंगार करने में भी इसके फूलों का उपयोग करती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है, इसलिए इत्र, अगरबत्ती, सौंदर्य प्रसाधनों में इसकी एसेंस का जो है बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी इस पौधे के बारे में, इस प्लांट के बारे में कुछ सामान्य और विशेष जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इस वीडियो को कि इस प्लांट को अपने होम गार्डन, टेरेस गार्डन में आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से उगा सकते हैं, किस तरह से इसकी देखभाल कर सकते हैं, जिससे कि सालों साल जो है ये प्लांट आपकी बगिया में, आपके गार्डन में बना रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी जो है, इसकी पॉटी मिक्स किस प्रकार से आपने बनानी है। दोस्तों, चंपा एक ऐसा पौधा है जो कि कम वाटरिंग को तो संभाल लेता है, लेकिन अधिक वाटरिंग को ये संभाल नहीं पाता है। इसकी जड़ें जो है अधिक वाटरिंग में गलने लगती हैं, इसलिए इस प्लांट को बहुत ही अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है पानी खड़ा ना हो, बल्कि तुरंत ही पानी निकल जाए और एक प्रकार की इसमें नमी जो है पानी की बनी रहे। इस तरह की मिट्टी जो है इसको चाहिए होती है। दोस्तों, अगर स्टैग्नेशन ऑफ वाटर की समस्या इसमें बनी रहती है, यानी कि पानी जो है इसमें खड़ा रहता है इसकी जड़ों में, तो इसकी जड़ें जो है गलने लगती हैं और इसकी जो जड़ें हैं रूट का शिकार होने लग जाती हैं और पौधा जो है मरने सा लगता है और आपको लगेगा कि इस पौधे को पता नहीं क्या हो गया, वाटरिंग भी पूरी करें और फिर भी ये पौधा जो है अच्छे से चल नहीं रहा है। तो दोस्तों, इस पौधे के अच्छे से ना चलने का कारण यही होता है कि आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हो उसकी जड़ों में और इसकी जड़ें जो हैं उसको सहन नहीं कर पा रही हैं, या फिर कह लीजिए पानी जो है इसकी जड़ों में रुक रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जल निकासी वाली यानी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करनी है, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना और तुरंत ही पानी उसमें से निकल जाए। तो दोस्तों, ऐसी जल निकासी वाली मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है 50% सैंड, रिवर सैंड यानी कि कोर्स रिवर सैंड, मोटी रेत, मोटी बालू जिसको कह सकते हैं, और 50% आपने लेनी है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट।
आप कम्प्लीटली वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 25% गार्डन सॉइल और 25% वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कीजिए और इसके अंदर डालिए नीम खली पाउडर। अगर नीम खली पाउडर नहीं है तो दोस्तों थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के आसपास आप इसमें डाल सकते हैं फंगीसाइड पाउडर। अगर फंगीसाइड पाउडर भी आपके पास नहीं है तो दोस्तों इसमें आप डाल सकते हैं 1 चम्मच हल्दी का यानी कि टर्मरिक पाउडर, जो कि अक्सर जो है हमारे इंडियन होम्स में, इंडियन रसोई में, इंडियन किचन में पाई ही जाती है, वो अवश्य ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो नीम खली है या फंगीसाइड पाउडर है या फिर हल्दी जो है फंगस की समस्या को रोकता है। इस पौधे में, इस पौधे के तनों पर या फिर इस पौधे की जड़ों में बहुत जल्दी जो है फंगस लगती है। अगर ओवर वाटरिंग इसमें हो जाती है तो फंगस के कारण ये पौधा मरने लगता है। देखिए मैं आप दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, ये अचानक में इस पौधे को पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ से गलने लगा था अपने आप ही। फिर मैंने उसको कट करके, ये देखिए आप खुद को आप देख पा रहे होंगे फिरोजी कलर का ये फंगीसाइड पाउडर इस पर लगा और कितने सारे लीव्स और इसमें आने लगे। समस्या तो जो है किसी भी पौधे में आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको अभी अपना यहाँ पर दिखाया। यहाँ से गलने लगा था, मैंने कट करके फंगीसाइड पाउडर लगा दिया तो नई ब्रांचेज इसमें आने लगी हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं से भी अगर ये प्लांट गलता है, नहीं तो मिट्टी में तो इसका प्रयोग करना ही है दोस्तों आपको। तो इस तरह से एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच और वेल ड्रेन सॉइल जो है आपने प्रिपेयर करनी है और ऐसी ही सॉइल में इसको लगाना है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अब सनलाइट की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही सामान्य जानकारी में बताया कि ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसको गर्मी बेहद पसंद है। सर्दियों में ये मृत प्राय होने लगता है, यानी कि मरने लग जाता है, डाईबैक का शिकार हो जाता है। लेकिन गर्मियों में ये प्रॉपर बना रहता है और पानी की कमी को भी आसानी से, बहुत ही आसानी से, हंसते हंसते ये सहन कर लेता है। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये एक पूरी तरह से सनलाइट का पौधा है। अगर आप इसको सेमी शेड या शेडी एरिया में रख देंगे तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और बिल्कुल भी इसमें फ्लावरिंग नहीं आएंगी। इसको 6 से 8 घंटे की आपको धूप जरूर रखनी है, यानी कि ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आती रहे, यानी कि पूरे दिन की कह सकते हैं, पूरे दिन की धूप इस पर पड़ती रहे, तभी ये पौधा जो है बहुत अच्छे से चलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीमारी की। दोस्तों इस पौधे में एक ही बीमारी आती है और वो है फंगस की बीमारी। कई बार जो है ओवर वाटरिंग से या बरसात के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पानी जो है पड़ता ही रहता है बरसाती मौसम में, तो इसके जो तने हैं कई बार तनों पर लगातार पानी पड़ने की वजह से फंगस इत्यादि लग जाती है, जिसकी वजह से इसके तने गलने लगते हैं। जैसे कि मैंने इस तने का एग्जाम्पल आपको इस वीडियो के अंदर दिया। जब तने गलते हैं तो आपको क्या करना है, जितना तना गल गया है वहाँ से तने को काट दीजिए, जैसा कि मैंने काटा है इस वाले केस में। ये देखिए, तो तने को वहाँ से काट दीजिए और तने को काटने के बाद फंगीसाइड पाउडर जो है उस पर लगा दीजिए। अगर आपके पास तुरंत फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आपको लगाना है उस पर टर्मरिक पाउडर। अगर टर्मरिक पाउडर नहीं है आप वहाँ जेल लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर लगा सकते हैं, वो भी इसको जो है फंगस लगने से रोकता है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा वाटरिंग करने पर ये पौधा जो है रूट रोट का शिकार होने लग जाते हैं, तो वो भी सेम ही बात है, फंगस की समस्या आती है। तो कुछ थोड़ा सा जो है 1 या आधा चम्मच जो है फंगीसाइड पाउडर जो है पानी में घोलकर या हल्दी के घोल को घोलकर आप इसकी जड़ों में डाल दीजिए, तो जड़ों में फंगस नहीं लग पाएगी। और अगर आप पानी थोड़ा कम ही रोक कर डालेंगे इसकी जड़ों में तो ये जो है फंगस का शिकार भी नहीं हो पाएंगी इसकी जड़ें। तो वाटरिंग थोड़ा सोच समझ कर करें। कहने का मतलब ये है कि ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से ही सारी की सारी समस्या जो है इस पौधे में आती है और ये पौधा जो है ठीक प्रकार से ग्रो नहीं हो पाता है, फंगस की समस्या का शिकार हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की। इस पौधे को कब रिपोर्ट किया जाना चाहिए? दोस्तों जब ये पौधा जो है फूलों की मात्रा कम कर दे या फूलों का आकार छोटा हो जाए तो इसकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। एक और रिपोर्टिंग साइन है कि जब आपको लगता है कि इसमें पानी दिया जाता है इसकी जड़ों में और पानी जो है तुरंत ही सूख जाता है, थोड़ी सी धूप बाद भी सूख जाता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें हैं जो कि गमले को जिन्होंने घेर लिया है और तुरंत ही पानी की कमी का शिकार हो जाता है ये पौधा, क्योंकि इसकी जड़ें सारा का सारा पानी तुरंत ही पी जाती हैं। यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा पानी मांगने लगे तो इसका मतलब ये डोरमेंट, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पौधा है रूट बाउंड हो गया है। तो इसको आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसकी रूट प्रोनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा
रिपोर्टिंग का एक साइन और है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये पत्ते देखिए कितने चौड़े चौड़े हैं, नए लीव्स आ रहे हैं। जब ये पत्तों का आकार भी बहुत छोटा सा करने लग जाए ना दोस्तों ये चंपा का प्लांट, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग की जानी है, रूट बाउंड हो गया ये पौधा। ये कुछ साइन है, कुछ लक्षण है जो रूट बाउंड का इशारा करते हैं कि पौधा रूट बाउंड हो रहा है। और पौधा कहता है कि जिस तरह से हम जूते पहनते हैं और जूते जब टाइट हो जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, दुखी करते हैं हमें वो जूते, इसी तरह से इनका गमला भी जब रूट बाउंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूट्स उसमें भर जाती हैं तो पौधों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी जो है खिल कर सामने नहीं आते हैं, तो उनको भी हमें रिपोर्ट ही करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये पौधे हमने ही लगाए होते हैं तो हमें ही इनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इनको इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हुए इनको रखना चाहिए। दोस्तों अब इस बात कर लेते हैं इस प्लांट की प्रोपागेशन। प्लांट को आप नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस प्लांट को कटिंग से बहुत ही इजीली प्रोपागेट किया जा सकता है। ये जो है कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नर्सरी वाले भी अक्सर इस प्लांट को कटिंग से ही लगाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपने 12 से 18 इंच की एक बड़ी सी कटिंग ले लेनी है। ऐसा तना लेना है कटिंग में जो कि पूरी तरह से ग्रीन हो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तना एकदम से ग्रीन है, इसको लिया जा सकता है। ये सारे तने अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ग्रीन है, इनको भी लिया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा तने हो गए हैं तो आप उनके तनों को काट कर नए पौधे जो हैं डेवलप कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं अपने गार्डन में। कुछ नए पौधों को जैसा कि मैंने अभी बताया, आपने इसकी 12 से 18 इंच की कटिंग लेनी है और उस कटिंग को 1 हफ्ते तक यानी कि 5 से 7 दिन तक, लगभग 1 हफ्ते तक क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। उसको तुरंत ग्रो नहीं करनी है, क्योंकि जब इसकी कटिंग को काटेंगे आप तो क्या होगा, एक सैप निकलेगा, दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ। उस पदार्थ के कारण अगर कटिंग उसी समय लगा दी तो उस पदार्थ के कारण जो है कटिंग नीचे से गल जाएगी। आपको क्या करना है, कटिंग को काट कर एक जगह पर, कहीं पर भी छाया वाली जगह पर उसको रख दीजिए। 1 हफ्ते तक रखिए। फिर उसकी कटिंग के लिए एक बहुत अच्छा सा पॉटी मिक्स तैयार कीजिए। कटिंग का पॉटी मिक्स जो है दोस्तों बहुत ही हल्का होना चाहिए। उसमें 50% सैंड होना चाहिए और 50% कंपोस्ट आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। उसमें मिट्टी ना ही मिक्स करें तो अच्छा है। और थोड़ी सी आपको इसमें मिक्स कर सकते हैं कोकोपीट, या फिर कोकोपीट नहीं मिले आपको तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं धान की भूसी यानी कि राइस हस्क इसमें शामिल कर सकते हैं इसकी मिट्टी में। तो इस तरह से अच्छी सी हल्की सी मिट्टी तैयार करेंगे और थोड़ी सी नमी युक्त रहेगी मिट्टी, तो इसमें जो है अच्छे से जड़ें निकलने लग जाएंगी। लेकिन इनको लगाने से पहले क्या करना है दोस्तों, इसकी कटिंग लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि कटिंग को काटते वक्त 45 डिग्री के एंगल पर इसकी कटिंग काटनी है दोस्तों। थोड़ा सा तिरछा करके इसकी कटिंग को काटनी है, तिरछे वाली साइड से ही इसको मिट्टी में ग्रो करनी है। और जब आप मिट्टी में ग्रो करते हैं तो इस पर रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। अगर रूटिंग हार्मोन आपके पास नहीं है दोस्तों तो आप एक एलोवेरा जेल लीजिए और इसके जहाँ से आप इसको मिट्टी में दबाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा जेल लगा दीजिए। तो एलोवेरा जेल जो है रूटिंग हार्मोन का ही काम करता है और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने इस तरह से बहुत सारी कटिंग्स लगाई भी हैं दोस्तों और बहुत ही सक्सेसफुल वो कटिंग्स हुई हैं। कटिंग को मिट्टी में इस तरह से लगाना है कि उसके 2 से 3 जो है नोड एरियाज जो है मिट्टी में दब जाएं, यानी कि 3 से 4 इंच कटिंग जो है मिट्टी में चली जाए, और ताकि वहाँ से जड़ें जो है नोड एरिया से आसानी से निकल पाएँ और ये अच्छे से ग्रो हो पाए। दोस्तों जब आप कटिंग इसकी लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद, जब कटिंग लगाई है आपने, तभी इसमें आपने तुरंत पानी देना है और उसके बाद बिल्कुल भी इसमें पानी आपने नहीं देना है, नहीं तो इसकी कटिंग जो है गल जाएगी। इसमें नेक्स्ट टाइम पानी तब देना है जब जो है आपको लगे कि इसमें से ग्रीन जो लीव्स हैं वो फूटना शुरू हो गई हैं, तब इसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है, नहीं तो बीच में पानी नहीं डालना है। या फिर मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी पानी डालना है। और तीव्र गर्मी में भी इसकी कटिंग आपने नहीं लगानी है, मिक्स से मौसम में इसकी कटिंग लगानी है, तभी कटिंग जो है प्रॉपर ग्रो कर पाती है। या फिर बरसाती मौसम में भी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि इसकी कटिंग गलती बहुत जल्दी है। तो दोस्तों इस तरह से कटिंग से आप इस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके चंपा के फ्लावर में जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसा कि नर्सरियों में देखते हैं कि चंपा के फ्लावर प्लांट में बहुत ज़्यादा भर कर फ्लावरिंग हो रही होती है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल फ्लावरिंग पाने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों अधिक फ्लावरिंग प्राप्त करने के लिए आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र के स्थान पर आपको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। दोस्तों जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र्स होते हैं, चाहे वो सड़े हुए गोबर की खाद हो
या कोई अन्य फर्टिलाइज़र हो, वो क्या करते हैं दोस्तों, फॉलेज को बढ़ावा देते हैं, यानी कि पत्तियों को बहुत ज़्यादा हरा भरा चमकदार बनाए रखते हैं, लेकिन फ्लावरिंग को वो पैदा नहीं होने देते। यानी कि पत्तियाँ और इसकी टहनियाँ बहुत सुंदर बनी रहती हैं, बहुत ग्रीनरी उसमें रहती है, लेकिन फ्लावरिंग को वो बढ़ावा नहीं देते हैं। फ्लावरिंग को बढ़ावा देते हैं फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का त्याग करिए थोड़े समय के लिए और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र इसमें आप डाल सकते हैं। फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र्स में आप केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। NPK इसमें आप डाल सकते हैं, जिसका रेशियो जो है 10-30-10 होना चाहिए, जिसमें फास्फोरस देखिए दोस्तों, NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, 10-30 एंड 10 के रेशियो में आप इसमें NPK डाल सकते हैं। ग्रैन्युअल फॉर्म में भी मिल जाता है कि NPK, और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है, तो आप नर्सरी से ला सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात की जाए, एक तो वो आसानी से भी और डाले जा सकते हैं, और दूसरा केमिकल्स जो है जब अधिक मात्रा में डल जाता है ना कोई फर्टिलाइज़र, तो उसका नुकसान भी हो जाता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं कई बार पौधों पर, अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो अगर थोड़े से ज़्यादा भी डल जाएं तो उससे जो है कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में सबसे जो अच्छा फर्टिलाइज़र है वो है बोन मील, जो कि फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो बोन मील के 10 से 15 जो दाने हैं आप अपने पौधों की जड़ों के आसपास इसमें डाल सकते हैं, तो ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है वो फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है, जबकि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जो है वो फॉलेज को ट्रिगर करता है, फॉलेज को बढ़ावा देता है, और जबकि फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र इस तरह के सुंदर सुंदर से फूलों को बढ़ावा देता है। दोस्तों फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में, एक तो बोन मील हो गया, एक हो गया सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, यानी कि आप जो है छोटा सा एक या दो को केक ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में 3 दिन के लिए उसको भिगो कर रख दीजिए, और उसके बाद 4 या 5 लीटर पानी में उसके पानी को मिक्स करके मिक्स करके डालिए, मिक्स करके। तो इस तरह से फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके आप उसको डाल सकते हैं अपने पौधों की जड़ों में। तो इससे भी क्या होगा, फूलों को, फ्लावरिंग को बूस्ट मिलेगा, और फ्लावरिंग जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। सुंदर सुंदर ये चल पड़े हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी इसमें बूस्ट हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रही है दूसरे फूलों के अंदर, ये इसकी फ्लावरिंग देखिए कितने सुंदर सुंदर और बड़े बड़े छोटे छोटे फ्लावर्स हैं दोस्तों, छोटे छोटे फ्लावर्स नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं, और NPK भी आप 15 दिन के अंतराल पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका पौधा बहुत अच्छे से चले, यानी कि पौधे में सामर्थ्य और शक्ति भी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटा सा पौधा है, अभी वो अच्छे से चला तो है नहीं, उसमें ताकत तो है नहीं, और आप फ्लावरिंग की उम्मीद उससे कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको पौधे को पहले से बहुत अच्छी से चलाना चाहिए। पौधे को मजबूत बनाने के लिए, हार्डी बनाने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं उसका भी तरीका बनाता हूँ कि पौधों को कैसे जो है हार्डी बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, 4 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोलना है, और उसका एक घोल तैयार करके इनके प्लांट्स, जो ये चंपा प्लांट्स देख रहे हैं, इनके पत्तों के ऊपर, इसके फॉलेज के ऊपर आपने इसका स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, पौधे जो है अधिक मात्रा में क्लोरोफिल को प्रोड्यूस कर पाएँ। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि पौधों के पत्तों के जो ग्रीन कलर है उसको जो है बढ़ावा देता है। यानी कि जो एक ऐसा पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्ते जो है हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। पत्तों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और अगर क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में ये बना पाएंगे पत्ते, तो क्या होगा, इनकी ग्रीनरी भी बहुत बरकरार रहेगी, और ये पौधे जो है अच्छे से मजबूत चल पाएंगे। एप्सम सॉल्ट का जो स्प्रे है दोस्तों, ये पौधों में क्लोरोफिल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और पौधों को मजबूत करते हैं, और जो पौधे हैं आगे चलकर मजबूत होने की वजह से क्लस्टर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से और गुच्छेदार फूल प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इस तरह से पौधों का मजबूत होना भी ज़रूरी है, तभी जो है फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, और बड़े बड़े फ्लावर जैसा कि आप देख पा रहे हैं खिलते हैं। दोस्तों जो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे मैंने बताया आपको ये मार्च से लेकर सितंबर तक आप इस स्प्रे को कर सकते हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो स्प्रे आपने बंद कर देना है। और सर्दियों के मौसम में क्योंकि जो प्लांट है वो डोरमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए
आप उसमें किसी प्रकार का स्प्रे या फिर फर्टिलाइज़र ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि प्लांट में इस डोरमेंट अवस्था में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ही आते हैं, वो अच्छे इफ़ेक्ट नहीं दे पाते हैं फर्टिलाइज़र। क्योंकि पौधा जो है डोरमेंट होता है। जैसे कि आप सो जाओ और सोने के बाद आपको कोई खाना खिलाए तो आप खा पाएंगे उस खाने को? नहीं ना। तो इसी तरह से पौधे डोरमेंट हो जाते हैं और सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। गर्मियों वाले पौधे सर्दियों में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कि ये चंपा भी सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है। तो ये किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र जो है इनटेक नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र डालने से बचें डोरमेंट अवस्था में। यानी कि विंटर में कोई फर्टिलाइज़र इनमें ना डालें, जैसे ही है वैसे ही रहने दें, क्योंकि विंटर में पूरी तरह से ये जो है पत्तों को गिरा देते हैं और इसमें ये डंडे बचते हैं। और जब फरवरी के बाद का मौसम आता है तो दोबारा से इनमें पत्तियां ग्रो होने लगती हैं और साथ के साथ फ्लावरिंग भी आ जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे गार्डन में। देखिए दोस्तों, किस तरह की चंपा है अलग अलग प्रकार की। देखिए ये जो चंपा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अलग प्रकार की चंपा है। ये देखिए इसके आगे से पत्ते थोड़े से गोल टाइप हैं, नुकीले नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं है, और इसमें इस तरह की फ्लावरिंग आती है। दोस्तों एक नॉर्मल चंपा है, आपको मंदिरों में और या सड़क के आसपास भी ये मिल जाएगी। और ये वाला जो चंपा का प्लांट है मुझे पिंक क्या कर दिया था, लेकिन इसके फ्लावरिंग जो है ये आए हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, कई बार नर्सरी वाले झूठ बोल देते हैं और पिंक चंपा कहकर दिया था, और ये फ्लावरिंग आई है इसकी। और ये फ्लावरिंग तो मैं यही इसका कलर देख कर लाया था, ये वाला पिंक क्या कर दिया था मुझे, और ये वाला तो मुझे मालूम था यही कलर है। मैं यही कलर भी बोना चाहता था अपने गार्डन में, और लेकिन ये वाला कलर मेरे गार्डन में ऑलरेडी था। देखिए अंतर है ना दोस्तों फूलों में इसमें। और इसके पत्ते भी देख लीजिए, ये देखिए इसके पत्ते इस तरह के, और इसके पत्ते देखिए दोस्तों किस तरह से नुकीले पत्ते हैं, और इसका कलर इस तरह का होता है। देखिए ये भी बहुत सुंदर है और वो भी बहुत सुंदर है। हर प्लांट की खूबसूरती अलग ही होती है दोस्तों, अलग लेवल की होती है। और ये मेरा मैरून चंपा है दोस्तों, बिल्कुल मैरून कलर होता है, डार्क मैरून कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए इसका एक तना गल गया था, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से कट कर दिया तो नए पत्ते यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल मैरून कलर के फ्लावर आते हैं। दोस्तों ये मेरी नाग चंपा है। देखिए नाग चंपा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो लीव्स हैं नाग के फन के जैसे होते हैं। ये तो छोटे छोटे से अभी नए लीव्स आए हैं। ये इसकी जो रिपोर्टिंग में थोड़ी सी लेट हो गया था, इसलिए अभी थोड़े से अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई है। देखिए ये इसका दूसरा तन है, ये तीसरा तन है, तो अभी इसके लीव्स आ रहे हैं। लेकिन कलियाँ दोस्तों जब लीव आती हैं तो लीव्स आते हैं ना, तो कलियाँ भी साथ के साथ ग्रो करने हो जाती हैं। तो देखिए ये नाग चंपा है। एक और दिखाता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों ये ओरिजिनली पिंक चंपा ही है। इसको मैं कल ही लाया था, कल ही लाकर मैंने लगाया है। कल थोड़ी सी बरसात हुई थी, मैंने सोचा कोई प्लांट ले आओ, बरसात में अच्छे से चल जाता है। बरसात में लगाया हुआ प्लांट बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ये पिंक चंपा लेके आया, ये तो मैं पूरे प्रूफ के साथ लाया हूँ। नर्सरी में मैं गया था ना, तो इसके साथ वाले प्लांट में फ्लावरिंग हो रही थी, बिल्कुल पिंकिश फ्लावरिंग थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लेता हूँ इनमें से एक पौधा। तो मैं ये ले आया, ये पिंक कलर का है, इसमें पिंक कलर के फूल आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में जाना। हमने जाना मिट्टी के बारे में, सनलाइट के बारे में, बीमारी के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, प्रोपागेशन के बारे में, रूट प्रूनिंग के बारे में, कटिंग के बारे में, कटिंग प्रोपागेशन के बारे में। हमने सभी टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक दोस्तों चर्चा कर ली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।